बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई जारी है। गुज़श्ता 24 घंटे होने को हैं। गुज़श्ता रात से ये कार्रवाई शुरू हुई थी। बिला इश्तियाल फायरिंग की गई पहले रात को करम सेक्टर पर अफगान तालिबान की तरफ से और जो खारजी दहशत गर्द हैं उनकी तरफ से उसका भरपूर जवाब दिया गया पाक फौज की तरफ से। और कई तालिबान पोस्टें जो है तबाह की गई। 8 पोस्टें और 6 टैंक जो है उस रात को तबाह किए गए। फिर अलल सुबह जो है स्पेन बोलते चमन के इलाका में खिलाफ वर्जी की गई और जारियत की गई अफगान तालिबान की तरफ से, खारजी दहशतगर्दों की तरफ से पाकिस्तानी पोस्टों को निशाना बनाया गया। फिर उसके बाद दोबारा से ये कार्रवाई शुरू की गई पाक फौज की तरफ से और कई पोस्टें जो है वो तबाह कर दी गई अफगान तालिबान की और कई खारजी दहशतगर्द जो है वो जहन्नम वासल किए गए। अब तक की तारीख के मुताबिक जो है वो 50 से ज़ायद खारजी जहन्नम वासल किए जा चुके हैं और कई अफगान फौजी भी हलाक हो चुके हैं। कई पोस्टों पर जो है वो सफ़ेद परचम लहराया गया और कई पोस्टें जो है अफगान तालिबान छोड़कर फरार हुए और उसके बाद ये भी कार्रवाई जारी रही। इसके बाद मोहम्मद के इलाके में जो है कोशिश की गई दरअंदाजी की और 30 खारजी दहशतगर्द जो है वहाँ जहन्नम वासल किए गए। इन खारजी दहशतगर्दों को जो है वो दरअंदाजी के लिए भेजा जा रहा था और उन्हें पाक फौज के जवाबी कार्रवाई करते हुए बर वक्त कार्रवाई की गई और उन्हें जहन्नम वासल किया गया। कंधार पर, काबुल पर जो है वो प्रिसीजन स्ट्राइक की गई और उन ब्रिगेड्स को तबाह किया गया जो सेफ हेवन थी इन दहशतगर्दों की और वहाँ से पाकिस्तान के खिलाफ जो है कार्रवाई की जा रही थी और उसे ब्रिगेड हेडक्वार्टर को इस्तेमाल करते हुए ये सारी कार्रवाई जारी थी, उसे भी तबाह कर दिया गया है। ये वो कार्रवाई थी जिसे बड़ी बारीकबीनी के साथ किया गया क्योंकि ये इलाका जो है आबादी के करीब था, तो इसलिए बड़ी बारीकबीनी के साथ जो है इसको तबाह किया गया ताकि आबादी को नुकसान ना पहुंचे। आबादी से बाहर ये इलाका था जहां पर ये सारे कैंप मौजूद थे, ब्रिगेड हेडक्वार्टर मौजूद था, उसको भी तबाह कर दी गया। इससे पहले भी आपके इल्म में है कि जब ये खिलाफ वर्जी हुई थी पाक अफगान बॉर्डर पर बिला इश्तियाल फायरिंग की गई थी तो तमाम सेक्टर्स पर जिसमें बलोचिस्तान का एरिया है, जोब का एरिया है, बाकी इलाके हैं, वहाँ पर कार्रवाई करते हुए भरपूर जवाबी कार्रवाई हुई थी। अब 48 घंटों के लिए सीज़ फायर का ऐलान किया गया है। पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा की तरफ से ये कंफर्म किया गया है कि अफ़गान अबूरी हुकूमत की तरफ से दरख्वास्त पर ये सीज़ फायर की गई है, फायरबंदी की गई है 48 घंटों के लिए। इस दौरान बातचीत होगी और बातचीत के जरिए मामला हल करने की कोशिश की जाएगी। हमें ज्वाइन किया है इस इन तमाम अमूर पर बात करने के लिए ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब, आप सिक्योरिटी अमूर के माहिर हैं, और फिर इफ्तिखार फिरदौस साहब, आप माहिर हैं अफगान अमूर के, उनसे बात करेंगे। आप दोनों का शुक्रिया सर। ब्रिगेडियर मसूद साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ सर। काफ़ी अरसे से, कई दिहाइयों से जो है पाकिस्तान तालिबान अफगान बाशिंदों की जो है मेज़बानी कर रहा है, रोज़गार फराहम कर रहा है, सेहत तालीम दे रहा है, उन्हें रिहाइश के लिए घर दे रहा है, लेकिन हम बार बार अफगान बॉर्डर से लाशें उठाते हैं, बार बार जो है वो खारजी दहशतगर्द आके यहाँ पर हमारी पोस्टों पर हमले करते हैं, हमारे जवानों को शहीद करते हैं, हमारे शहरियों को शहीद करते हैं। बिलाखिर पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई का आगाज़ किया और अब जो है नौबत आ चुकी है सीज़ फायर की। क्या समझते हैं सर, मामला कैसे आगे बढ़ेंगे? देखें, बहुत शुक्रिया। अगर मामला बढ़ने से पहले देखें कि 1947 से आज तक मुझे बताएं एक पॉइंट पे एंड ओकेजन जहां पे अफगान गवर्नमेंट्स ने या रेजीम्स ने आपको सपोर्ट किया, नॉट ए सिंगल वन। आपकी एडमिशन जो यूनाइटेड नेशन में हो रही थी, अपोज किया। अफगानिस्तान वाज द लास्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज 1950 में जब इनका दोस्ती का माहिदा हुआ इंडिया के साथ, तो उस वक्त से किंग आयशा के दौर में ये डिसाइड होता पिंसर अटैक कि आपने कहा ईस्ट से आप करें, वेस्ट से हम करेंगे, पाकिस्तान को पीस करें। तो सोच तो बहुत पहले से थी। फिर बाजोड़ वाला वाकयात हुए हैं। फिर आप देखें कि पश्तूनिस्तान का स्टंट चला, 100 का ड्यूरल लाइन की बात हुई, पश्तून घूमने की बात हुई, बलूचिस्तान पीपल्स लिबरेशन फ्रंट बनी, खाद और राह मिल गए, एनडीएस और राह मिल गए, अब जेडीआई और राह मिल गए। और जिस तरीके से देखें कि जिस तरह इंडिया ने आपको एक्सेप्ट नहीं किया है जो सॉवरेन इंडिपेंडेंट स्टेट, इसी तरह अनफॉर्चुनेटली अफगानिस्तान ने भी आपको नहीं किया है। और अफगानिस्तान जो जिस तरीके से पहले ड्यूरल लाइन 100 साल कहता था, अब उसे कहता फर्जी लाइन है।
मैं तो हमेशा ये कहता हूँ, पश्तून हमारे पास 4 करोड़ से ज्यादा पश्तून यहाँ पे, वहां तो टोटल 1.5 करोड़ है। तो उनका बनता है कि हमारे साथ आगे ज्वाइन करें, लर और बल को छोड़ के हमारे पास आ जाएं, हमें ज्वाइन करें। पेशावर के बाद कराची द सेकंड पॉपुलेशन, जो लार्जेस्ट सिटी है पश्तून पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमने ये देखा कि स्पेशली जिस तरह अफगानिस्तान ने फैसिलिटेट किया इंडिया को इनसाइड अफगानिस्तान, और इंडिया देखें, और जब अशरफ गनी और करज़ई की हुकूमत थी तो वहां पे 66 कैंप्स बने हुए थे जो स्पेसिफिक पाकिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, जिसमें फिर ब्रास भी बनाई 2018 में इंडियन रॉ ने, फिर वो कंसोर्शियम बन गया। सो एक सिलसिला रहा डिस्पाइट इफेक्ट की हमारी सिंसियरिटी देखें। राइट 1979 से बाद अगर हम सोवियत इन्वेजन के बाद बात करें, वी accommodated at peak time में 5.5 मिलियन अफगान रेफ्यूजीज। और इसके बाद जिस तरह आपने बात की है कि वी स्पेंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स, एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटी, स्किल ट्रेनिंग। मैं 6 साल कमिश्नर अफगान रेफ्यूजीज बलोचिस्तान रहा, तो मैं करीब से ये चीजें देखता रहा हूँ और इनकी मैं डीलिंग करता रहा हूँ। सो अनफॉर्चुनेटली मुझे ये कहना में कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रही कि अनग्रेटफुल लोग हैं और हमारी उस सेंसिटिविटी को गलत मान लिए हैं। और अब जो रिस्पांस हमारा जा रहा है, मैं तो कहता हूँ इट इज ब्लेसिंग एंड डिसगाइज। हमें ये चांस मिला है और इसके अभी इसको हमें कैपिटलाइज करना चाहिए। जो चांस भी मसूद साहब, ये चांस भी उन्होंने खुद दिया है कि हम तो बार बार कह रहे थे कि जो है वो अफगानिस्तान की सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना होने दी जाए। इफ्तिखार फिरदौस साहब, आप बताइएगा सर, हमने तो हमेशा मेजबानी की, जैसे सर मसूद कह रहे हैं कि बिलियन ऑफ डॉलर हमने खर्च किए, लेकिन हमने बार बार जो है वहां से लाशें उठाई। क्या वजह है सर, क्या मेंटलिटी है, कौन नहीं इन्हें अफगानियों को जो है पाकिस्तान के साथ खड़ा होने नहीं दे रहा और अफगानिस्तान की सरजमीन क्यों नहीं रोकी जा रही? देखें, एक तो पॉइंट बहुत क्लियर है जो फॉरेन ऑफिस का स्टांस है और जो पाकिस्तान का स्टांस है कि जो तालिबान की हुकूमत है वो अफगानिस्तान के लोगों की रिप्रेजेंटेटिव जो है वो नहीं है जी। और पाकिस्तान का स्टांस भी यही है। लिहाजा जो भी कार्रवाई हो रही है ये अफगान तालिबान के खिलाफ हो रही है, और उन्होंने जो सपोर्ट ऑफ द मैकेनिज्म बनाया हुआ है अफगानिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ, जिसमें टीटीपी, अलकायदा और मजीद सारी तंजीमें हैं, ये ऑपरेशन उन लोगों के खिलाफ है। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि आप अपने नेबर्स जो है वो नहीं बदल सकते, और पाकिस्तान जियोग्राफिकली एक ऐसे खिते के अंदर है जिसमें हमेशा से जो है वो प्रॉब्लम्स रही हैं और आगे भी रही है, आगे भी रहेंगी। जो पाकिस्तान की सिचुएशन है इस टाइम पर अगर आप देख लें तो जो अफगानिस्तान से सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो निकल के आ रहा है, जिसका आपने इंट्रोडक्शन में भी जो है वो जिक्र किया, वो इंडिया की प्रॉक्सी जो है वो बनते हुए जा रहा है। डिस्पाइट द फैक्ट कि मुत्तकी साहब ने न्यू दिल्ली में बैठकर कहा कि हम दोनों ममालिक के साथ जो है वो मिलकर जो है वो ताल्लुकात अच्छे रखने चाहते हैं, लेकिन जो उन्होंने वहां पे बातें की और जो इंडिया ने कंजेक्चर्स दिए, जो स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग होती है, वो सारी की सारी उन चीजों पर जो है वो रेड लकीर जो है वो उन्होंने डाली जो पाकिस्तान के लिए जो है वो स्ट्रेटेजिकली वीक पॉइंट्स हैं और जो इस्लामाबाद की एंग्जाइटी जो है वो रेस करेगा। उसके फौरन बाद जो ही उनका विजिट अभी बीच में था कि अफगानिस्तान से जो है वो दरअंदाजी हुई, और ये एक अनएक्सपेक्टेड फिनोमिनन था कि इस किस्म का रिएक्शन जो है वो आएगा, क्योंकि बॉर्डर स्कर्मिशेस अगर मैं आपको बता दूं 2021 से लेकर जो है 2025 तक तकरीबन 250 से ज्यादा जो है बॉर्डर के ऊपर जो है वो फायरिंग के वाकयात हुए हैं, लेकिन ये कोऑर्डिनेटेड अटैक जो है वो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के खिलाफ जो है वो लग रहा था। खैर उसमें कुछ कमी जो है वो आई, लेकिन आज सुबह उन्हें जो बाबे दोस्ती है, जो सिंबॉलिक है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की दोस्ती की, चमन के बॉर्डर तबाह कर दिया, उसे मुकम्मल तौर पर जो है 2 RPG राउंड्स उसको मारे और वो पूरा गेट जो है वो तोड़ा दिया सुबह के टाइम पर। पाकिस्तान का रिएक्शन जो है वो बनता था, और पाकिस्तान ने सिर्फ रिएक्शन दिया है और अपने डिफेंसेस को जो है वो दिखाया है, अभी अफगानिस्तान के ऊपर जंग का ऐलान नहीं किया। अगर आप फॉरेन ऑफिस की और हमारी पॉलिसीज जो है वो पढ़ लें और ISPR की स्टेटमेंट्स भी देख लें, हम फिर भी ये बात कर रहे हैं कि मामलात जो है वो बातचीत से जो है वो हल होने चाहिए। अब जब सीज फायर हुआ भी है अगले 48 घंटों के दरमियान में, तो उसके लिए ऑब्वियसली जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो बैठेंगे, और एक बात तो बहुत क्लियर है कि फिर भी जो TTP का प्रॉब्लम है और पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी है
और अब जो उसमें इंडिया का पैराया आ गया उस पर आगे भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा या नहीं होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ये कहना कि ये प्रॉब्लम मुकम्मल तौर पर सिर्फ नेगोशिएशन से गायब हो जाएगा, मेरा नहीं ख्याल। अफगानिस्तान एक और इशू जो इफ्तिखार साहब जो भी सामने आया है कि अफगान रजीम ने दरख्वास्त की कि फायर बंदी कर दी जाए, सीज फायर कर दी जाए, क्या समझते हैं ये सीज फायर बरकरार रह सकता है? अफगानिस्तान जो है, अफगान तालिबान इतनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे जैसे कि आप पॉइंट आउट कर रहे हैं कि ये मामला चलता रहेगा, तो ये सीज फायर कब तक रहेगा सर? देखें, अफगानिस्तान की सरजमीन एक तो आप देख लें, जिस तरह अफगान तालिबान की गवर्नमेंट है, इसको हमेशा किसी एक्सटर्नल सपोर्ट की जो है वो जरूरत पड़ती है। कभी भी अफगानिस्तान की हुकूमत जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं रही। जो आपका ओरिजिनल सवाल था कि क्यों प्रॉब्लम्स बार बार रहती है, तो जब आप एक मुल्क को और से इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी लेंगे तो फिर उसकी स्ट्रेटेजिक गेम भी खेलेंगे, चाहे वो नेटो और आईएसएफ हो, चाहे वो फिर रशिया हो, चाहे वो फिर ईरान हो, किसी मुल्क के साथ भी आप तो पूरे तरीके से मिलेंगे और आपको कुशन चाहिए अपनी गवर्नमेंट चलाने के लिए, तो फिर बात ऐसी ही होगी कि आप किसी और के पपेट जो है वो बनते रहेंगे। अब वो जाकर जो है उस ब्लॉक में बैठ गया जिसमें इंडिया है और क्लियरली वो इंडिकेशंस आ रही है। बतौर पाकिस्तानी, बतौर पाकिस्तान के शहरी, ऑब्वियसली वो एक आर्च राइवल है और उसने कभी अफगानिस्तान के अंदर कोई ऐसा काम नहीं किया कि हम उसको कहें कि वो कंस्ट्रक्टिव हो। वो उसको अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ के तौर पे इस्तेमाल करके पाकिस्तान के अंदर जो है वो अपनी जो मजमूम मकासद हैं वो पूरा करना चाहता है। लेकिन एक चीज जो बहुत क्लियर जो है वो सामने आ रही है कि अगर ये बातचीत होगी भी तो ये कोई डिसाइसिव बातचीत के ऊपर होगी। 48 घंटे के अंदर टेम्पररी का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। जो मेरी मालूमात है, जो पॉइंट्स हमारे मुल्क ने जो है वो बनाए हैं डिस्कशन के लिए, और वो इस तरह होंगे कि आप ये करेंगे तो हम ये करेंगे, आप ये करेंगे तो हम ये करेंगे। अब कोई क्लीन चिट जो है कम से कम वो नहीं चाहिए। ठीक है मसूद साहब, हम देखते हैं हमने 12 दफा जो है वो डोजियर भी दिए, 12 दफा जो है वो सबूत भी दिए, शवाहिद भी दिए, आइडेंटिफाई भी किया उन पॉइंट्स को जहां पर ये सेफ हेवन्स मौजूद हैं दहशतगर्दों की, और इंडियन स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हैं, अफगान तालिबान के साथ मिलकर कार्रवाई करते हैं। क्या वजह, एक हम देखते हैं कि बड़ा एक सो कॉल्ड प्राउडनेस, एक कि जी हमें कुछ नहीं, हमारा कुछ कोई बंदा कोई मुल्क जो है कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बड़े बड़े मुल्क आए और अफगानिस्तान को जो है फतह नहीं कर सके, और पाकिस्तान जो है वो हम कैसे करेंगे? तो ये सारी सूरत, क्या वजह, इंडिया की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है, या अफगान तालिबान के पास कोई इतनी बहुत बड़ी ताकत आ गई है कि वो अब पाकिस्तान के सामने भी खड़ा होने को तैयार है? ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, दिस इज अ मिथ, दिस इज अ फैंटेसी। और आप देखें कि अफगानिस्तान की जो रीजन है, इधर यहाँ पे पर्शियंस ने भी रूल किया, अलेक्जेंडर द ग्रेट वाज द फर्स्ट पर्सन जो यहाँ पे आया, इसके बाद सीथियन भी यहाँ पे थे, मंगोल्स भी यहाँ पे थे, मौर्यंस भी यहाँ पे रूल करके गए हैं, कुशन अंपायर भी यहाँ पे रूल करके गए, तैमूर भी यहाँ पे था, मुगल्स भी यहाँ पे थे, फिर रशियंस भी आए, फिर अमेरिकन भी आए। और ये फैक्ट है, देखें कि अहमद शाह अब्दाली वाज द पर्सन जिसने अफगानिस्तान को आइडेंटिटी दी इन द 18th सेंचुरी। उससे पहले भी सफवी जो थे ईरानी, वो यहाँ अफगानिस्तान में रूल कर रहे थे। सो अहमद शाह अब्दाली ने अफगानिस्तान को आइडेंटिटी दी। और उसके बाद देखे, अगर पाकिस्तान ये कहते हैं ना कि हमने ये किया, तो ये बिल्कुल झूठ है। अगर पाकिस्तान शामिल ना होता, जो जहां वो मुजाहिदीन डिफरेंट थे, ये तो तालिबान है। उन मुजाहिदीन को देखें कि मदद की पाकिस्तान ने की, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ने मदद की, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज ने मदद की, और अमेरिका की मदद से हमने फोर्स किया। आप देखिए, तस्वीरें हैं, डेटा अवेलेबल है। ISI के जो उस वक्त के लोग थे वो जाके ऑपरेशंस को लीड कर रहे थे। सो इट वाज बिकॉज ऑफ पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, हमने इनको सपोर्ट किया। इनमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी। रही बात अमेरिकन की, हमने इनको टेबल पे हम लेके आए और हमने बातचीत करवाई। और इसके बाद तो आप देख लेना, अगर ये कहते जब वो जहाज जा रहा था, जो उसके पीछे लोग क्यों भाग रहे थे, अगर इतना ही उनको वो था। सो देखिए, ये एक बड़ी मिथ है, ये ऐसी कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये है कि जो बातें बनाने में वहां जाके जिसने बात की है मुत्तकी साहब ने, मेरे को वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन अभी एक विजुअल वायरल है अजीत डोवल का, उसने ये कहा था कि अफगान आर मर्सनरीज, तालिबान को ना रेफर किया, उन्होंने कहा पैसा फेंको और दे विल स्विच दिस साइड्स।
और फिर उन्होंने ये भी कहा था कि हम दारुल उलूम देवबंद को यूज करेंगे टू इन्फ्लुएंस तालिबान डिसीजन मेकिंग। और आज आपको पता है अनफॉर्चुनेटली दारुल उलूम देवबंद पे बीजेपी वालों का बड़ा इन्फ्लुएंस है और अजीत डोभाल मोस्टली वहां पे पाया जाता है। सो इस तरह की डेवलपमेंट हो रही है। और फिर आप देखें हिस्ट्री, अगर आप किताबें उठा के पढ़े जो इंडियंस ने लिखी हैं और उनकी कोऑर्डिनेशन जो अफगानिस्तान के पावर से जो लोग थे उनके साथ हुई और उनके क्या मकासद थे, मेरा ख्याल में जिसको हम वी कैन डिस्कस। बिल्कुल ठीक है, बगैर से हमारे साथ रहिएगा। यहाँ पे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। इफ्तिखार फिरदौस साहब इंडिया में बैठ के मुत्तकी का जो बयान था पाकिस्तान मुखालिफ, और वहाँ पे इंडिया की गोद में बैठ के बयान देना और फिर हक्कानी का जो उसको कंडेम करना, उस पर उसके खिलाफ बात करना, क्या समझते हैं अफगानिस्तान के अंदर से जो है वो जो चीज़ें चल रही हैं? आपने जैसे कहा कि ये अफगान अवाम की हुकूमत नहीं है, ये तालिबान की हुकूमत है और जिसे शायद अफगान अवाम जो है वो सपोर्ट नहीं करते, और फिर दुनिया भी जो है उसको नहीं सपोर्ट कर रही, उसे तस्लीम नहीं कर रही। तो अंदर के हालात क्या हैं सर? देखिए, ये तो सारा क्लियर था कि अफगानिस्तान के अंदर जो डिविजन्स हैं, और इससे पहले भी कि कोई एयर स्ट्राइक होती या कोई ऐसे मामलात हुए जो बॉर्डर पर अफगानिस्तान की जो इंटरनल सिचुएशन थी वो कोई नॉर्मल जो है बनी थी। हमने देखा कि जब बगराम के हवाले से मीटिंग बुलाई गई कोई 2 हफ्ते पहले कंदाहार के अंदर, उसके बाद मीटिंग का कोई रिजल्ट नहीं आया, लेकिन मीटिंग के दरमियान में एक मुकम्मल जो है वो इंटरनेट ब्लैकआउट जो है वो हो गया। और वो इंटरनेट जो वापस रिज्यूम हुआ कोई 48 घंटे बाद, उसके ऊपर भी कंदाहार से स्टेटमेंट आई कि ये उनके सुप्रीम लीडर्स के मंशा के खिलाफ था, बल्कि प्राइम मिनिस्टर और जो उनके मिनिस्ट्रियल काउंसिल था उनकी ईमा पर जो है इंटरनेट रिस्टोर किया गया, जो एक क्लियर डाइवर्जन है। उसके बाद हमने देखा कि कंदाहार के अंदर एक और मीटिंग जो है वो बुलाई गई बिल्कुल इस वाकये से पहले, और हमने देखा कि जितने भी लोग उस मीटिंग में थे जो हैबतुल्लाह खुंजादा के ट्रस्टवर्दी लोग थे, वो बाहर आकर उन्होंने जो है अपनी प्लेज ऑफ एलिजियंस जो है, जो कि हम जो है आपके साथ हैं, उसको रिवाइव करना शुरू कर दिया। अब अगर आपको किसी पर एतमाद है और लॉयल्टी पर शक नहीं है तो वो आपको कभी भी नहीं कहेंगे कि आप अपनी एलिजियंस वो करें। और फिर मुत्तकी साहब के दौरे के बाद फौरन सराज हकानी की पख्तिया से वीडियो आना, डिस्पाइट द फैक्ट कि अफगान तालिबान उसको कह रहे हैं कि इसकी ट्रांसलेशन जो है वो गलत की जा रही है या इसकी मीनिंग गलत है, वो बहुत क्लियर बात कर रहे हैं पश्तो के अंदर कि आज वो लोग भी जो है इसका क्रेडिट ले रहे हैं जिन्होंने कभी लड़ाई नहीं की। और फिर कहते हैं कि जो सामने मेरे लोग बैठे हुए हैं अगर ये क्लेम करें कि हमने ये किया तो इनको तो कोई जानता नहीं है, इसलिए ये शायद दे कैन गेट अवे विद इट। लेकिन अगर लोग जो ईवान के इक्तिदारों में जो है वो बैठे हुए हैं, अगर वो जो है क्लेम करते हैं कि हमने ये काम जो है वो किया, तो ये तो सबको पता है कि ये लोग यहाँ पे थे ही नहीं। उनका रेफरेंस ये भी है कि इनमें से बहुत सारे लोग 2021 से पहले या दोहा डील से पहले जो है वो जेलों में थे, और बहुत सारे पाकिस्तानी जेलों में थे। बल्कि जो अगर आप अफगान कैबिनेट को जो है वो देख लें तो उनके 24 वज़रा में से तकरीबन 14 पाकिस्तानी जेलों में थे, जिनको डील के जरिए जो है अमरीकियों ने जो है वो पैर छुड़वाया। तो ये जो कैलकुलस है जिसके अंदर हम ये सारा देख रहे हैं, ये सिचुएशन डेवलप होते हुए, ये कोई ज्यादा मौजू नहीं है या इसे कोई ज्यादा होप करना नहीं चाहिए। और लगता है ऐसा ही है कि जो सिचुएशन अफगानिस्तान के अंदर बन रही है उसमें पाकिस्तान को सबसे पहले अपनी इंटरनल सिक्योरिटी को रिव्यू करना पड़ेगा, क्योंकि वो किसी टाइम पे भी ये जो सिचुएशन है वहां पर वो एक एक्सप्लोडिंग जो है वो टाइम बॉम्ब है जो हमें अफेक्ट करेगा बलूचिस्तान में भी और केपी में भी। अगर वहां पर इंटरनल लड़ाई हो या हमारे खिलाफ हो तो दोनों तरह से जो है हम अफेक्टेड हैं इससे, तो हमें रिव्यू पे एक जाना पड़ेगा। एंड आई थिंक ये 48 आवर्स बहुत अहम है, जिसमें पाकिस्तान ऑब्वियसली कोई ऐसे डिसीजंस लेगा जिसमें बहुत सारे लोगों की इनपुट जो है वो शामिल। बिल्कुल उसू साहब, जैसे अभी सीज फायर हुआ है, फायर बंदी हो गई, और क्या फायर बंदी जैसे मैंने पहले पूछा कि कब तक हो सकती है, कैसे हो सकती है, उसके लिए पाकिस्तान ने बड़ा वाज़ेह अब कह दी। जैसे डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर हम देखें पेशावर की, तो उसमें उन्होंने कहा था जी कि स्टेटस को अब जो है वो नहीं चलेगा। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान जो है अब ये फैसला कर चुका है कि जो उनके सेफ हेवन्स हैं वो अब बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, चाहे तालिबान हुकूमत जो है वो उनके खिलाफ कार्रवाई करे या ना करे, लेकिन पाकिस्तान जरूर करेगा। हाँ देखिए, मैं तो सिंपल ये बात कहता हूँ, जब हम वी कैन शटर दिस सो कॉल्ड इंडियन प्राइड इन 4 days,
तुम्हारे ख्याल में फिर अफगानिस्तान के लोग जो रजीम के लोग हैं या ये दहशतगर्द दे स्टैंड नोवेयर, एक तो ये चीज है। फिर ये भी देखें कि जो हमारा मिलिट्री कैलकुलस है और इसमें हमने अभी एक अपॉर्चुनिटी है, तो हमने तो वो डेटरेंस क्रिएट करना है और जो डिनाइड करना है द यूज ऑफ सेफ हेवंस इनसाइड अफगानिस्तान, तो वो इस चीज पर हम जो सीज फायर है आई डाउट कि ये क्या चलेगी। और जिस तरीके से चमन का वाकया हुआ, मैं वहां पे एफसी में आई वाज कमांडेंट पश्चिम स्कोर्स, इस गेट को मैं अच्छी तरह जानता हूं और इसको हम लोगों ने बड़े किसी जमाने में तस्वीरें लगा के इसको वो बिल्ड भी किया था और फिर देन इस वक्त इनॉग्रेट गेट है। जी हाँ दोस्ती गेट की बात करूँ, कंधार के गवर्नर आए थे इसको इनॉग्रेट करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए जब तालिबान दूसरे वाले थे 1.0 वाले, तो वो उस वक्त बड़े अच्छे उसमें थे और उसमें कोई मसला नहीं था, लेकिन जब ये आए हैं तो उसके बाद से ये मसला हुआ। और देखें कि इसका मतलब है जब आप स्पेशली आजकल ये अंडरस्टैंडिंग थी कि जो लोग ड्यूटी पे खड़े होते हैं वो वेपन्स कैरी नहीं करते हैं, लेकिन एट 3:45 आके उन्होंने इसको वहां पे आके अपने साइड वाले को डैमेज किया है। तो इसका मतलब ये है कि अफगानिस्तान के लोग या गवर्नमेंट है जो रजीम है, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन अफगान ट्रांजिट ट्रेड। सो मेरा मानना यह है कि एक तो फॉरेन ब्लॉकेड टोटल होनी चाहिए, दैट इज वन थिंग। सस्पेंड अफगान ट्रांजिट ट्रेड बिल्कुल खत्म करें एंड गो फॉर डिपोर्टेशन ऑफ रिमेनिंग जो इलीगल अफगान है एज वेल एज दोज आर डॉक्यूमेंटेड वन। अगर इनकी ख्वाहिश है, इनका दोस्त इंडिया उनको लेना चाहता है, तो वी कैन फैसिलिटेट देम टू मूव टू इंडिया, वाघा से उनको क्रॉस करवा देंगे। सिर्फ देखें हमारे ऊपर जब ये हालात हैं, आपके फौजी शहीद हो रहे हैं, आपके सिविलियन पॉपुलेशन शहीद हो रही, और ये चमन में ये मसला है कि इस गेट के साथ 2 किलियां या गांव ऐसे हैं जो मिक्स हैं, उनको हम कहते हैं डिवाइडेड विलेजेस, तो वहां उसकी आड़ में आके ये कार्रवाई की है। सो मेरे ख्याल में चमन के लोगों को भी बड़ा एहसास है, वहां पे बड़े मुहब्बे वतन लोग हैं, मेनली अचकजई से, नूर रही से, काकड़ भी वहां पे हैं। मेरे ख्याल में उनकी रियलाइजेशन है और वो पाकिस्तान का हमेशा सपोर्ट करते रहे। और आज भी मैंने देखा चमन में लोगों ने प्रोटेस्ट किया और पाकिस्तान के फेवर में वहां निकले हैं। सो मेरा ख्याल में एक मैसेज वाज़े तौर पे गया है और पाकिस्तान ने देखे डिफरेंस क्रिएट करनी है, जिस तरह अभी फिरदौस बता रहे थे कि तो क्लियर कट बताना होगा, भाई आप ये करेंगे तो हमारा ये जवाब होगी। एंगेजमेंट हमने ऑलरेडी बताया हो। बिल्कुल, हमें सर ज्वाइन किया है मसूद साहब, एयर मार्शल रिटायर्ड सईद अख्तर खान साहब ने भी। सर बहुत शुक्रिया सईद साहब वक्त देने का। सर हम डिबेट कर रहे हैं कि अभी सीज फायर हो चुका है और अब मामला ये है कि हम कई सालों से अफगान तालिबान को जब से ये हुकूमत आई है ये बार बार शवाहिद पेश कर रहे हैं, बता रहे हैं कि जो सेफ हेवंस हैं दहशतगर्दों की उन्हें ख़त्म किया जाए और अफगानिस्तान की सरजमीन जो है पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दी जाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर आखिर हमने मजबूर होकर जवाबी कार्रवाई शुरू की और हालात आपके सामने हैं। सर क्या फ्यूचर क्या देख रहे हैं, ये हालात ऐसे चलते रहेंगे या तालिबान अपनी कुछ जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे, अपने अंदर भी झांकेंगे और कार्रवाई करेंगे? शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया। मैं आपकी डिस्कशन सुन रहा था और मेरा ख्याल आपके दोनों जो पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने बिल्कुल सही चीजों की तरफ निशानदेही की है। मैं उम्मीद करता हूं कि तालिबान जो है उन्होंने अपना सबक सीखा होगा, क्योंकि वो जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम इंडिया की बैकिंग के साथ हम पाकिस्तान को एक सबक सिखा सकते हैं, उनको ये मेरा ख्याल 1 हफ्ते में अंदाजा हो गया है कि हमारी कैपेबिलिटी उनकी कैपेबिलिटी से बहुत ज्यादा बड़ी है। सेकेंडली, उन लोगों ने कोशिश की थी कि वो रात को जो अमेरिकन वेपन्स उनके पास बगराम में रह गए थे, उनमें जो एक चीज थी जिसके बारे में हम काफी परेशान रहते थे, वो नाइट विजन गॉगल्स और उनकी नाइट फाइटिंग कैपेबिलिटी थी। उन्होंने, अगर आपने नोट किया हो कि उन्होंने जो सैटरडे को और फिर ट्यूसडे को जो अटैक्स हमारे ऊपर किए हैं वो रात के वक्त किए हैं। सो ये अज्यूम कर रहे थे कि जी कि हम जो हैं क्या कहते हैं कि रात को इन नाइट विजन गॉगल्स के साथ हम पाकिस्तान के ऊपर एक काफी उनको धचका देंगे और क्या कहते हैं कि हमारा जो है क्या कहते हैं हमें सक्सेस मिलेगी। बट अनफॉर्चुनेटली वो ये जो है उनके ये मकासद पूरे नहीं हो सके।
ठीक है, अब जो आगे की क्या सिचुएशन है, मैं ये उम्मीद करता हूं कि जो हमारे दोस्त बीच में आ गए हैं, जिसमें सऊदी अरेबिया, कतर और खासतौर पे चाइना है, जिसने बहुत ज्यादा, जिसका इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान में है, वो एक सीज फायर की तरफ बढ़ने में हमारी मदद करेगा। ठीक है, देखिए जो अफगानिस्तान के अंदर जो इस वक्त हुकूमत है वो एक इंटरिम हुकूमत है। आज ऑलरेडी सिराजुद्दीन हक्कानी ने इस हुकूमत के खिलाफ अलम बगावत बुलंद कर दिया है। ठीक है, सो वो कोई बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नहीं है, वो बड़े एक वीक पोजीशन में है, और अगर पाकिस्तान थोड़ा सा भी पुश करे तो वहां रिजीम चेंज हो सकता है। लेकिन जिस तरह पाकिस्तान का काफी अरसे से स्टांस है कि हम अफगानिस्तान के इंटरनल डायनेमिक्स में नहीं पड़ते, तो हम उम्मीद करते हैं कि चाइना जो है वो क्या कहते हैं बीच में आएगा और दोनों को एक टेबल पर बिठाकर एक सीज फायर की तरफ लेके जाएगा। लेकिन सर मैं आप लोगों आपकी तवज्जो दिलाना चाहूंगा उन 3 मीटिंग्स में जो हुई थी, क्या कहते हैं, पहली अप्रैल में हुई, अप्रैल 25 में, फिर मई में और फिर अगस्त 2025 में, जो चाइना में हुई। और हमने हमारी इंसिस्टेंस के ऊपर चाइना ने अफगानिस्तान को सीपेक 2 में एक बड़ा कलीदी किरदार अदा दिया और जो रोड बेल्ट इनिशिएटिव था, जो कि जाना था सेंट्रल एशिया तक, उसको अफगानिस्तान और वाखान बॉर्डर से गुजार के उधर लेके गए। देखिए आजकल अफगानिस्तान को जो टोटल पैसे मिलते हैं दुनिया से ये सारा कुछ करने के लिए, वो तकरीबन $1 बिलियन के करीब है। अगर वो पाकिस्तान के साथ सीज फायर कर लें, ये पूरा इलाका अमन का हो जाए, तो वो $2 से $3 बिलियन तो सिर्फ उस ट्रेड से कमा सकते हैं जो अफगानिस्तान से गुजरेगी। ठीक है ना? तो मेरा ख्याल है कि वहां जो सीनियर एलिमेंट्स होंगे वो भी उनको समझा रहे होंगे कि जी कि आप ये इंडिया की गोद में बैठ के जो आप सिंदूर 2 उनकी तरफ से लड़ना चाह रहे हैं पाकिस्तान के लिए, तो इस सिंदूर 2 में भी आपको उसी तरह मार पड़ेगी जिस तरह सिंदूर 1 में इंडिया को पड़ी थी। बिल्कुल ठीक है, मुझे यहाँ पे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आपने जो निशानदेही की कि रजीम चेंज हो सकती है, जो अंदर के इनके आपस में इख्तलाफात हैं, जो चीज़ें चल रही हैं, नेचुरली ये कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है और जो हालात चल रहे हैं, कितने चांसेस हैं सर कि ये आगे चल के जो है वो कोई रजीम चेंज का सबब बनेंगे? और कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो अफगान तालिबान की कैपेसिटी क्या है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ, अगर ये खुदा न खासा इन्होंने इंडिया के साथ मिलकर सिंदूर 2 लड़ने का फैसला किया है, तो किस हद तक जो है वो जा सकते हैं सर? देखिए अफगानिस्तान की कोई कैपेबिलिटी नहीं है। अफगानिस्तान में जो तालिबान हैं, या बेशक तालिबान TTA हो, TTP हो, ISIS K हो, दाइश हो, अलकायदा हो, ये जो सारी है ना, ये गुरिल्ला फोर्सेस हैं। ये एक कन्वेंशनल वॉर नहीं लड़ सकते। देखिए कल रात को वो टैंक्स लेकर आए, ठीक है ना, बॉर्डर के ऊपर, हमने रात के अंधेरे में उनके टैंक्स उड़ा दिए, ठीक है ना, तो वो किस चीज से जंग लड़ेंगे? सिर्फ बंदूकों से और उससे। और अब हमने मेरे नहीं ख्याल में कि क्या कहते हैं कि अगर एक फुल ब्लोन कन्वेंशनल वॉर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में हुई तो अफगानिस्तान उसको सस्टेन कर सकते हैं, और वो उनको भी पता है। इसीलिए मैं बहुत पुरुमीद हूं कि क्या कहते हैं कि जब दोस्त बीच में पड़ेंगे, हमारी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स और जरा तेज होंगी, तो हम इंशाल्लाह किसी सोल्यूशन की तरफ पहुंच जाएंगे। और पाकिस्तान सिर्फ सोल्यूशन एक बात पे चाहते हैं कि अफगानिस्तान की टेरिटरी हमारे अगेंस्ट इस्तेमाल ना हो। बिल्कुल ठीक है। मसूद साहब, आपके सामने सारी सूरत हाल, जैसे अभी सईद खान साहब ने जो है वो निशानदेही की कि जो माशी सूरत हाल है, जो पैसा आ रहा है, जो फंड्स आ रहे हैं, तो अगर हम उसको देखें तो जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड है, अगर वो बंद हो जाए, अगर हम अपने बॉर्डर बंद कर देंगे, तो फिर अफगानिस्तान कहाँ खड़ा होगा? देखिए ये अफगान ट्रांजिट ट्रेड से भी हमारे लिए बड़ा नुकसान हो रहा था। जो फिगर्स अभी उसमें आ रहे थे ना, अगर वो हमें बताते थे कि ये एक रिपोर्ट शाया हुई थी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, दे सेड कि $14 बिलियन पे सामान है, एक्चुअली दिस वाज $44 बिलियन का था। तो उसमें भी हमें बड़ा मसला आ रहा था। इनलीगल स्मगलिंग भी हो रही थी, इलीगल स्पेक्ट्रम है, क्यों है?
जो वेस्टेड इंटरेस्ट है वो जो रजीम के लोग वहां पे बैठे हैं तो इसमें भी इन्वॉल्व है। और फिर देखें पाकिस्तान के अंदर मैं जब मैं बलोचिस्तान में बड़ी नौकरी की है तो जितने कंटेनर्स आते थे जो उनका अल्टीमेट जाना था, उन्होंने कंधार जाना था, वो पहले तो कराची में खुलते हैं, आधे रास्ते में खुल जाते हैं, और कुछ अगर निकल जाते हैं तो कंधार चमन का गेट क्रॉस करके जैसे वैश मंडी 500 मीटर पे वहां कंटेनर खुलता है, वहां से वापस फिर समग्र होकर चमन में चीजें आ जाती हैं। तो पाकिस्तान के इकोनॉमी के तो बड़ा मसला है, लेकिन देखिए पाकिस्तान के पास ये लिवरेज है, वी कैन रीशेप द इकोनॉमिक ट्रेजेक्टरी ऑफ अफगानिस्तान इससे, क्योंकि देखे लाइफ लाइन तो पाकिस्तान है, ट्रेड भी है और ह्यूमैनिटेरियन एड भी आती है, या दूसरे रिलीफ गुड्स भी आते हैं, वो सारे पाकिस्तान से जाते हैं। और हम जो 5 क्रॉसिंग है, अगर हम ऊपर से स्टार्ट कर दें, हम परखम भी बंद कर दें, अंगूर अंडा भी बंद कर दें, गुलाम खान भी बंद कर दें, चमन भी बंद कर दें, बादिनी भी बंद कर दें, तो फिर क्या होगा? तो हम मेरे ख्याल में हम इस स्टेज पे पहुंचे हैं कि हमने ये स्टेप्स लेने होंगे ताकि वहां पे रियलाइजेशन रजीम में हो कि दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन पाकिस्तान। अगर वो समझते हैं इंडिया आके उनकी मदद कर सकता है तो कैसे आगे करेगा? और देखे ना सेंट्रल एशियन कंट्रीज भी बड़े तंग हैं। उज्बेकिस्तान के लिए तो आपने यहाँ पे इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान पाली हुई है, ताजिकिस्तान के लिए आपने तहरीक तालिबान ताजिकिस्तान रखा हुआ है, चाइना के लिए ईस्टर्न तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट है, चाइनीज प्रेशर में उनको रीलोकेट किया, प्रॉब्लली वहां से नूरिस्तान बदख्शां से लेके आके इनको कहीं गजनी में शिफ्ट किया है, लेकिन इतने सारे पूरे नहीं गए होंगे। सो और आउट ऑफ दोस 40+ टेरर ऑर्गेनाइजेशन देखें 17 पाकिस्तान स्पेसिफिक हैं, जैश यादव का फोकस ईरान है। सो देखें कि ये एक ऐसी सूरत हाल है कि अभी मैं अनफॉर्चुनेटली देखें क्या है कि एक आपने जाके अलायंस एग्रीमेंट जो अंडरस्टैंडिंग किससे की, आप खुद एपिक सेंटर है टेरर ऑर्गेनाइजेशन का, और इंडिया ट्रांसनेशनल रिप्रेशन और स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का। अच्छा, वही मसूद साहब, वही आपका जो नुक्ता है, मैं थोड़ा सा सही साहब से जो है वो पूछना चाहूंगा कि सर सईद, इंडिया ने शिकस्त खाई, मार्का हक में हमने उसे मारा, जहाज गिराए, सारा कुछ किया, तो वो अब आ गया है इंडियन स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों की आड़ में जो है हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, और फिर फाइनली अब जो है अफगान तालिबान को आगे कर रहा है। कहां तक सर जा सकता है इंडिया? आप समझते हैं कि इंडिया के पास इतनी कैपेबिलिटी है, या वो वहां से आके अफगान तालिबान के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कैपेबिलिटी नहीं है उनकी, ठीक है ना। और हमें ये चीज बिल्कुल क्लियर होने की, और जिस तरह मसूद साहब कह रहे थे कि हमें मिलिट्री प्रेशर एज वेल एज इकोनॉमिक प्रेशर अफगानिस्तान के ऊपर अगले आने वाले दिनों में बढ़ाना होगा ताकि उनको वो सही सोच रख सके, ठीक है ना। चाहिए आपको ट्रेनिंग चाहिए, आपको सिक्योरिटी चाहिए, आपको जो कुछ चाहिए, लेकिन हम आपसे सिर्फ एक चीज रिटर्न में मांग रहे हैं कि आप टीटीपी को कंट्रोल करें और उनको और बीएलए को अपने मुल्क में यानी कि इस कोई सपोर्ट ना देंगे वो पाकिस्तान को अटैक कर सके। बिल्कुल, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये इंटरिम गवर्नमेंट नहीं कर सकी। बिल्कुल ठीक है ना। अब जो है, अब जो पाकिस्तान ने न्यू वक्त खत्म हो गया। शेख अख्तर खान साहब आपके वक्त का शुक्रिया, मसूद साहब आपके वक्त का शुक्रिया। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।